नमस्कार साथियों, एससीटी एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम कुछ ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जहां से आपके परीक्षा में एक प्रश्न पूछे ही जाएंगे। अभी जो वर्तमान में सीटेट की परीक्षा चल रही है और जिसमें आज तक जो 3 पेपर हो चुके हैं, यानी पहले दिन पेपर 1 हो चुका है और उसी दिन की जो परीक्षा थी पेपर 2 की, वो जो है तकनीकी समस्या के कारण रद्द हो गई थी। उसके बाद आज पहले शिफ्ट की भी परीक्षा हो चुकी है और साथ ही दूसरे शिफ्ट की भी परीक्षा हो चुकी है। अभी तक जो तीनों शिफ्ट की जो परीक्षा हुई है, उस सभी शिफ्ट में यहां से एक प्रश्न, मैक्सिमम 2 प्रश्न, किसी किसी शिफ्ट में दो प्रश्न भी पूछे गए हैं। किस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं वह भी हम आने वाली वीडियो में चर्चा करेंगे, आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे। तो हम उस एक महत्वपूर्ण चैप्टर को पढ़ने वाले हैं जहां से आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे ही जाएंगे, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। अगर आप अभी तक परीक्षा नहीं दिए हैं और आपकी परीक्षा की तिथि आने वाली है, कल परसों या जनवरी तक होने वाली है, तो आप यह वीडियो जरूर देखें। निश्चित तौर पर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद आप हमें कमेंट करके बताना कि हाँ सर, आपने बताया था कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पूछे ही गए थे। तो कम से कम एक प्रश्न रहेंगे ही रहेंगे और अधिकतम प्रश्न भी रह सकते हैं। तो हम आगे चर्चा करते हैं हम इस चैप्टर की, आखिर ये कौन सा चैप्टर है। तो हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है बेटा जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। सबसे पहला प्रश्न बेटा यहां से उठता है कि जीन प्याजे कौन से सिद्धांत दिए थे। तो पहला प्रश्न क्या है, जीन प्याजे कौन सा सिद्धांत दिए बेटा, याद रखना एकदम संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। आप लोग में से कईयों ने जीन प्याजे को नहीं देखा था, आप लोग देख लीजिए, यही है जीन प्याजे। ये जो है आपका स्विस मनोवैज्ञानिक थे, स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। तो जीन प्याजे जो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत दिए थे, अब हम उससे संबंधित इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। पहला क्वेश्चन तो आपका यहीं से उठता है कि जीन प्याजे कौन सा सिद्धांत दिए थे बेटा, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम यहां समझते हैं कि जीन प्याजे जो थे वह रचनात्मकतावाद के, मतलब रचनात्मकतावाद के पक्ष में थे। उन्होंने वो ये मानते थे कि बच्चे जो है अपना ज्ञान स्वयं बनाता है, मतलब अपना जो नॉलेज है वह बच्चा खुद क्या करता है, कंस्ट्रक्ट करता है, बनाता है। कैसे बनाता है, तो बच्चे जो है अपने आसपास के चीजों को एक्सप्लोर करता है, यानी अन्वेषण करता है, शोध करता है और उसके बाद बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर लेते हैं, मतलब बच्चे अपने ज्ञान का निर्माता स्वयं होते हैं। साथ ही साथ उन्होंने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए थे, उस सिद्धांत में इन्होंने यही बताया था कि बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है बेटा, संज्ञानात्मक विकास आप लोग समझ रहे होंगे। संज्ञानात्मक विकास कहने का मतलब हुआ कि उसका मानसिक विकास। जैसे अगर हम कोई चीज सोच रहे हैं, अभी हम छोटे हैं तो हम कुछ चीजों को उतने बेहतर तरीके से नहीं सोच पाएंगे, जैसे जैसे हम बड़े होंगे वैसे वैसे हम चीजों को और बेहतर तरीके से सोचते हुए चले जाएंगे। तो यही है संज्ञानात्मक विकास, यानी मानसिक विकास। तो इन्होंने जो शोध किए थे, इन्होंने जो सिद्धांत दिए थे, उस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य यही था कि बच्चा जो है शैशवावस्था से लेकर एडल्टहुड तक, यानी प्रौढ़ावस्था तक किस तरह से सोचता है, मतलब उसका संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है। तो अभी हम दो चीज और देखें। क्या देखें कि ये रचनात्मकतावाद यानी कंस्ट्रक्टिविज्म के पक्ष में थे, उसके पक्षधर थे। उनका यह मानना था कि बच्चा जो है एक छोटा नन्हा मनोवैज्ञानिक यानी वैज्ञानिक होता है, जो अपने आसपास के चीजों को एक्सप्लोर करके अपना ज्ञान का निर्माण क्या करता है, स्वयं करता है। अब हम एक चीज और जानने वाले हैं। वह क्या जानने वाले हैं, तो जीन प्याजे एक बहुत ही अच्छी बात बताई थी, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बच्चे जो भी सोचते हैं, बच्चे के दिमाग में जो कुछ भी चलते हैं, वह ना तो वयस्क से कम में सोचते हैं, ना ही वयस्क से बेहतर सोचते हैं। जीन प्याजे का मानना था कि बच्चे जो थिंकिंग करते हैं, बच्चे जो सोचते हैं, वह किसके समान सोचते हैं बेटा, वयस्क के समान सोचते हैं, यानी एडल्ट के समान सोचते हैं। बस होता क्या है कि उसका सोचने का जो तरीका होता है, जो उसका गुणात्मक प्रकार है, वह अलग होता है। मात्रात्मक रूप से तो वयस्क के समान ही सोचते हैं,
अभी आपने क्या देखा कि जीन पे यहां से क्वेश्चन कई बार पूछे आपके परीक्षा में, इसलिए बेटा मैं आपको बताता हूं कि यहां से प्रश्न पूछे गए हैं तो इस चीज को अच्छे तरीके से समझना है। थोड़ा सा हो सकता है कि यह वीडियो लंबी हो जाए, फिर भी आप एक एक चीज को देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। और अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो प्याजे का कहना था कि बच्चे जो है मात्रा में वयस्क के समान सोचते हैं, मतलब इसका जो सोचने का मात्रा है, यानी मात्रात्मक रूप से जो बच्चा थिंकिंग करता है वह वयस्क के समान ही थिंकिंग करता है। लेकिन जो उसका सोचने का प्रकार होता है, मतलब सोचने का जो तरीका होता है, यानी यह गुणात्मक रूप से बिल्कुल अलग होता है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। हम आगे बढ़ते हैं, अब हम और आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे यहां पर कि यहां से किस तरीके से आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए प्रश्न, और आप लोग नीचे कमेंट करके जवाब दीजिएगा। पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब दीजिए। अगर आप अब तक थ्योरी को समझ चुके हैं तो आप इजीली इस प्रश्न का जवाब दे पाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है कि जीन प्याजे के अनुसार बच्चे ज्ञान को सक्रिय रूप से संचरित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। दूसरा ऑप्शन है प्रश्नात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। क्या हमने अब तक ऐसा पढ़ा है? बिल्कुल नहीं पढ़ा है, तो ऑप्शन नंबर 2 तो गलत है। ये किस मनोवैज्ञानिक का दिया हुआ है पता है बेटा? ये अल्बर्ट बंडूरा बोले हुए थे कि बच्चे अवलोकन करके, दूसरों का अनुसरण करके, दूसरों का नकल करके सीखते। ये अल्बर्ट बंडूरा का कहना था। हम लोग आगे अल्बर्ट बंडूरा को भी पढ़ेंगे। तीसरा ऑप्शन है को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानी पूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जाता है। क्या हमने ऐसा अब तक पढ़ा? नहीं पढ़ा, तो ये भी आंसर हमारा नहीं है। अगला है को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जाता है। यह भी हमने नहीं पढ़ा। हमने अभी तक तो नहीं पढ़ा। हमने पिछले स्लाइड्स में क्या पढ़ा था कि बच्चे एक नन्हा वैज्ञानिक होता है। किसके अनुसार बेटा? जीन प्याजे के अनुसार। और वो क्या बोले थे कि जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ता है, मतलब कि जो उनके आसपास का वातावरण है, जो पर्यावरण है, उसके साथ अन्वेषण करता है, वैसे वैसे बच्चे का ज्ञान बढ़ते जाता है ना। तो इसका सही आंसर 1 नंबर डायरेक्ट है ना। कितना आसान है, अगर आप थ्योरी को समझ जाते हैं तो कितने इजीली आप मतलब बना पाते हैं, है ना। कितने इजीली तरीके से आप प्रश्नों का हल कर पाए। बढ़ते हैं अब आगे अगले स्लाइड्स पर। अब हम देखेंगे एस्कीमाज के बारे में। अब देखिए यहाँ पर जीन प्याजे जो है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में भी बताए थे, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देखेंगे। जीन प्याजे का जो पहला महत्वपूर्ण पॉइंट्स था वह था एस्कीमा। इन्होंने एस्कीमा के बारे में क्या बताया, अब वो समझते हैं। एस्कीमा के बारे में इन्होंने यह बताया था कि बच्चे के दिमाग में जो है, बच्चे के जो दिमाग में किसी वस्तु को लेकर जो एक मानसिक संरचना बन जाती है, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? एस्कीमा कहते हैं। बेटा याद रखना, यहां से क्वेश्चन पूछे ही गए हैं। तो बच्चे के दिमाग में क्या होता है? एक मेंटल स्ट्रक्चर बन जाता है। कैसे बनता है? अब हम उसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे। ध्यानपूर्वक सुनना। एक छोटा सा बच्चा जो अभी बाहरी दुनिया से अनभिज्ञ है और पहली बार वह बच्चा एक बिल्ली को देखता है। ठीक है, क्या देखता है बच्चा? पहली बार एक बिल्ली को देखता है। तो बच्चा बिल्ली की तरफ इशारा करके कुछ बोलने की कोशिश करता है, कुछ कहने की कोशिश करता है, या अपने से बड़े लोगों को कुछ बताने की कोशिश करता है। तो उसके पास, बच्चे के पास जो उसके पापा होते हैं या उसकी मम्मी होती है या उसके बड़े भाई होते हैं, वह बच्चे को बताते हैं कि बेटा यह क्या है? बिल्ली है। क्या है? बिल्ली है। अब जैसे ही बच्चे को बताया उन्होंने कि यह क्या है बेटा? बिल्ली है, तो बच्चे के दिमाग में एक मानसिक संरचना बन गई, एक मेंटल स्ट्रक्चर बन गया। किसको लेकर? बिल्ली को लेकर। क्या मेंटल स्ट्रक्चर बना? मेंटल स्ट्रक्चर यह बना, मानसिक संरचना उसके दिमाग में यह बना कि अब वह बच्चा जब भी बिल्ली को देखेगा तो इशारा से नहीं, डायरेक्ट बोलकर बताएगा कि मम्मा बिल्ली आई हुई थी, है ना, दूध पी के चली गई। तो डायरेक्ट बोलेगा। अगर बच्चा बिल्ली को नहीं पहचानता तो बच्चा क्या बोलता कि एक था कोई ऐसा जो दूध पी लिया,
है ना, तो बच्चा क्लियर नहीं बता पाता। लेकिन जैसे ही बच्चे के दिमाग में इसका मेंटल स्ट्रक्चर बन गया, मतलब अब बिल्ली को लेकर उसके दिमाग में एक मानसिक संरचना तैयार हो गई कि बिल्ली जो है ऐसा होता है, उसके शरीर पर फर होते हैं, वह इतने हाइट का होता है, उसके 4 टांग होते हैं, दिखने में कुछ ऐसा होता है ना, उसकी एक छोटी सी पूंछ होती है, तो उस तरह के जानवर को हम बिल्ली कहेंगे। अब बच्चा जब भी उस बिल्ली को देखेगा तो बिल्ली बता देगा। तो इसके दिमाग में जो एक मेंटल स्ट्रक्चर तैयार हो गया बिल्ली को लेकर, उसी चीज को बेटा हम एस्कीमा कहते हैं। एकदम याद रखना बेटा, यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं और किसी ना किसी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो हमने अभी एस्कीमा के बारे में क्या पढ़ा कि किसी भी वस्तु को लेकर बालक के दिमाग में जो एक मानसिक संरचना बन जाती है उसे हम क्या कहते हैं, एस्कीमा कहते हैं। जैसे बच्चा किताब देखा पहली बार तो वो ये नहीं बता पाता कि ये किताब है, उसके कोई बड़े मतलब उसके पापा हो, उसकी मम्मा हो, बताती है बेटा ये किताब है, तो बच्चे के दिमाग में एक मेंटल स्ट्रक्चर बन जाता है कि किताब कुछ इस तरीके का होता है। अब बच्चा जब भी किताब को देखेगा तो वो एक बार में बता देगा यह किताब है ना। तो उम्मीद करते हैं बेटा आपको समझ में आ रहा होगा, और कमेंट करके हमें एकदम बताइएगा कि अब आपको क्या पढ़ना है, कहाँ आपको दिक्कत है, मैथ्स में हो, चाहे हिंदी में हो, चाहे बाल विकास में हो, है ना, चाहे ईवीएस में हो, कोई भी हो, चाहे इंग्लिश में हो, संस्कृत में हो, कुछ भी हो, सारे वीडियोस आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना। तो ये आप समझ चुके हैं स्कीमा के बारे में, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, अब मैं आपका नॉलेज चेक करता हूं कि आप इस चीज को समझे हैं या नहीं समझे। आते हैं क्वेश्चन पर बेटा, देखते हैं क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण के प्रखंड है ना, इसके लिए प्याजे ने किस शब्द या पद का प्रयोग किया है। प्याजे कौन सा किया, यहां देखिए, व्हाट टर्म या फ्रेज डज प्याजे यूज फॉर द मेंटल स्ट्रक्चर व्हिच आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ थिंकिंग। तो प्याजे इसके बारे में क्या बताए थे, क्या एस्कीमा बताए थे, बिल्कुल बताए थे। अभी तो हमने जस्ट पढ़ा ना पिछले स्लाइड्स में, तो एकदम ये सही है। कौन सा सही है, एक सही है। दूसरा है विकास के क्षेत्र, है ना, ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा अब तक, तो ये तो आंसर नहीं होगा। तीसरा है जीन, है ना, जीन, ये जीन प्याजे वाला जीन नहीं है बेटा, ये जीन मत याद रखना, ये जीन का मतलब अनुवांशिक जो आपका जेनेटिक्स है वो जीन, यहां पर लिखा हुआ जीन, तो ऐसा हमने नहीं पढ़ा। और मैच्योरेशन ब्लॉक यानी परिपक्वन खंड प्रखंड, ऐसा भी हमने नहीं पढ़ा। तो क्या पढ़ा था अभी हमने, मानसिक संरचनाएं के बारे में जो उसके दिमाग में बन जाती है, उसे क्या बताया था इन्होंने, एस्कीमा। गुड गुड बेटा, वेरी गुड। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नहीं, एक ही क्वेश्चन था, अब हम आते हैं अगले स्लाइड्स पर और देखते हैं अनुकूलन के बारे में। जो महत्वपूर्ण बिंदु था जो हमने अभी जस्ट देखा था वो था आपका एस्कीमा। अब कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु को देखने वाले हैं, वह है अनुकूलन। अनुकूलन क्या है उसको समझेंगे। अनुकूलन को जीन प्याजे ने 2 भागों में बांट दिया था, जिसमें पहला भाग था आत्मसातकरण और दूसरा भाग था बेटा यहाँ पर समायोजन। आत्मसातकरण को इंग्लिश में एसिमिलेशन कहते हैं और समायोजन को बेटा इंग्लिश में एकोमोडेशन कहते हैं। इस चीज को ध्यान पूर्वक समझना, अगर आपने इस चीज को बेहतर तरीके से समझ लिया तो यहां से आने वाले सभी प्रश्न आप इजीली बना पाएंगे, चुटकी में बना देंगे। तो समझते हैं अनुकूलन में ये जो 2 प्रकार बताए हैं, आत्मसातकरण और समायोजन के बारे में, उसे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है बेटा, तो अभी आपने एस्कीमा को समझ लिया। क्या समझा था एस्कीमा के बारे में, कि जब बच्चा पहली बार गाय को देखता है ना, तो हमने उसे बता दिया कि बेटा यह गाय है। अब गाय को लेकर बच्चे के दिमाग में एक मेंटल स्ट्रक्चर तैयार हो गया, एक मानसिक संरचना तैयार हो गई। अब बच्चा जब भी गाय को देखेगा तो क्या बोल देगा बेटा, गाय बोल देगा, है ना। वो बच्चा क्या बोल देगा कि यह क्या है, गाय है। अब देखिए उस बच्चे के साथ होता क्या है, बच्चा जो है अब मम्मी या पापा के साथ मार्केट जाता है, या मम्मा पापा दोनों के साथ बच्चा कहाँ जाता है, मार्केट जाता है। एक उदाहरण से समझते हैं, अगर आप इस चीज को समझ लिए तो दावा ठोक के कहते हैं, गारंटी है कि आपको यहां से मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होगी, आप एकदम क्वेश्चन पर सटीक निशाना लगा पाएंगे, है ना बेटा। तो अब देखिए वह बच्चा क्या करता है, अपने मम्मा और पापा के साथ बाजार जाता है। कहाँ जाता है बेटा, बाजार जाता है। और बाजार में वह बच्चा घोड़े को देखता है। किसको देखता है, घोड़े को देखता है। और घोड़े को देखने के बाद बच्चा अपने दिमाग में यह सोचता है कि यह गाय की तरह ही तो दिखता है, थोड़ा बहुत का अंतर है, बाकी देखने में तो गाय की तरह ही है।
गाय के इतने हाइट है, गाय की तरह चार चार पैर है, गाय की तरह पूंछ भी है, तो यह भी तो गाय ही होगा। अब ध्यान पूर्वक समझने की कोशिश कीजिए। बच्चा क्या समझ लिया? घोड़े को गाय समझ लिया। मतलब बच्चे अपने स्कीमा में कुछ नए जानकारी को जोड़ा। किसको समझने के लिए बेटा? इस घोड़े को समझने के लिए नए जानकारी को जोड़ा। क्या जोड़ा? कि इस तरह का प्राणी जो इस तरह से दिख रहा है वह गाय ही तो होगा, क्योंकि गाय की तरह ही तो ऐसा दिख रहा है मुझे, लगभग थोड़े बहुत का अंतर है, तो गाय ही हो सकता है ना बेटा? तो जब वह बच्चा अपने स्कीमा में किसी चीज को समझने के लिए कोई नवीन जानकारी, कोई नई जानकारी को जोड़ता है, फिर से सोचिए, सुनिएगा, कि नई जानकारी को जोड़ता है किसी भी चीज को समझने के लिए, उसे क्या बोलेंगे? आत्मसातकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? आत्मसातकरण यानी एसिमिलेशन बोलेंगे। कहने का मतलब है कि बच्चे को अगर हमने गाय के बारे में समझा दिया तो बच्चे अपने आप घोड़ा को देखता है और अपने स्कीमा में नवीन जानकारी को, नए जानकारी को जोड़ देता है, नई जानकारी को ऐड कर देता है ना? जैसे ही वो नए जानकारी को ऐड करता है, बच्चे बोलते हैं उसे कि यह भी क्या है? गाय है। अब जैसे ही बच्चा बोलता है गाय है, यहां तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका है। नहीं आया है तो मैं एक बार और रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनना। स्कीमा तो आपने समझ लिया कि जब बच्चे गाय देखे, हमने बता दिया कि गाय ऐसा होता है। बच्चे अब जब भी गाय को देखेंगे बोल देंगे बेटा, बच्चे बोल देंगे कि यह क्या है? गाय है। अब बच्चे घोड़ा को देखते हैं और इसे भी बोल देते हैं गाय है, क्योंकि बच्चे को लगता है कि मेरे मेंटल स्ट्रक्चर के मुताबिक यह तो गाय की तरह ही तो दिखता है, थोड़े बहुत का अंतर है, इसलिए यह क्या हो सकता है? यह भी तो गाय ही हो सकता है। बच्चे सिर्फ अपने आप को समझाने के लिए अपने स्कीमा में थोड़े बहुत चीजों को जोड़ लेता है, उसी चीज को हम क्या बोलेंगे? आत्मसातकरण कहेंगे। अब जैसे ही वह बच्चा इस घोड़े को गाय बोल देता है तो उसके मम्मी हो या उसके पापा हो, वह बोलते हैं कि नहीं बेटा, यह गाय नहीं है, यह गाय नहीं है। अब जैसे ही बोलता है कि यह गाय नहीं है तो बच्चे के सामने एक नई स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इससे पहले बच्चा इस दोनों को एक साथ मान लिया था, मतलब इक्विलिब्रियम में था बच्चा, उसे लग रहा था दोनों एक जैसा ही है, थोड़े बहुत का अंतर है, इसलिए दोनों गाय ही हो सकता है। लेकिन जैसे ही वह बच्चे के मम्मी बोलते हैं कि नहीं बेटा, यह क्या है? गाय नहीं है, तो बच्चे के सामने एक नई स्थिति आ जाती है और बच्चा तुरंत सोचने लगता है कि यह गाय नहीं है तो फिर क्या है? तो बच्चे के मम्मी बताता है बेटा यह गाय नहीं है, यह घोड़ा है। अब बच्चा डिसइक्विलिब्रियम में चले जाता है, मतलब अब बच्चा असंतुलित हो जाता है ना बेटा? कि अब बच्चे को लगता है कि यह घोड़ा है, तो बच्चे अपने स्कीमा में क्या करता है? बदलाव कर देता है, संशोधन कर देता है, अपने स्कीमा को चेंज कर देता है, अपने स्कीमा को मॉडिफाई कर लेता है। मतलब कि अपने स्कीमा में जो इस घोड़े को समझने के लिए, ठीक है, अपने स्कीमा में जो नवीन जानकारी को जोड़ा था कि इस तरह के प्राणी को हम क्या बोल सकते हैं? गाय ही बोलेंगे। अब उस स्कीमा को चेंज करेगा बच्चा, क्योंकि उसकी मम्मी ने बताया यह गाय नहीं है, यह घोड़ा है। तो बच्चे जैसे ही अपने स्कीमा में बदलाव करता है, मॉडिफाई करता है, परिवर्तित करता है, उसी को हम समायोजन करेंगे, समायोजन कहेंगे यानी एकोमोडेशन कहेंगे। उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ गई होगी। मैं पुनः एक बार रिपीट कर देता हूं, समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन मैं इतना इजी बताऊंगा, आप इजीली समझ जाएंगे। अगर आप समझ चुके हैं तो वीडियो को स्किप करके आगे बढ़िए, नहीं समझे तो मैं एक बार पुनः बता देता हूं। आपने स्कीमा को समझ लिया कि बच्चे जैसे ही इस चीज को देखते हैं, बच्चे के दिमाग में एक मेंटल स्ट्रक्चर बन जाता है कि यह गाय है और गाय इस तरह का होता है। बच्चे घोड़ा को देखते हैं और उसे बता देते हैं कि यह क्या है? गाय है। तो बच्चे जैसे ही घोड़ा को देखे तो अपने दिमाग में, अपने स्कीमा में कुछ नई जानकारी को ऐड कर दी, कुछ नवीन जानकारी को ऐड कर दिए इस घोड़े को समझने के लिए। और जैसे ही नवीन जानकारी को ऐड किए तो यह क्या हो गया? आत्मसातकरण हो गया। लेकिन जैसे ही बच्चे की मम्मी बताए कि बेटा यह क्या है? घोड़ा नहीं है, यह क्या है बेटा? यह गाय नहीं है, यह घोड़ा है। तो बच्चे अपने स्कीमा को मॉडिफाई कर लेते हैं, मतलब बदल देते हैं। जब तक आपके क्वेश्चन में मॉडिफाई, परिवर्तित करना, बदलना नहीं लिखा होगा तब तक आप समायोजन ठीक नहीं करेंगे। जब तक चीजों को वह जोड़ेगा तब तक वह क्या होगा? आत्मसातकरण होगा। जब वह
नया चीजों को नहीं सीखेगा, नई जानकारी को नहीं ऐड करेगा। जैसा हमने बताया बच्चा वैसा ही कर रहा है। चीजों को समझने के लिए, चीजों को करने के लिए तो आत्मसातकरण है, लेकिन जैसे ही अपने स्कीमा में बदलाव कर लिया, बच्चे अब अलग अलग मतलब जानवर को अलग अलग तरीके से बताना शुरू कर दिया, परिवर्तित कर लिया, तो उसे हम लोग एकोमोडेशन यानी क्या कहेंगे, समायोजन कहेंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब हम नॉलेज को चेक करते हैं और देखते हैं कि आप समझ चुके हैं या नहीं समझे। आते हैं अब हम अगले स्लाइड की तरफ। देखेंगे क्वेश्चन है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्याजे की संरचना है। अब तक हमने जो पढ़ा है उसमें प्याजे ने किस चीज के बारे में बताया है। तो पहला है स्कीमा, दूसरा है अवलोकन अधिगम, तीसरा है अनुबंधन, चौथा है प्रबलन। बिल्कुल सही आंसर, ठीक है, एकदम पहला ही सही आंसर होगा। और आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं वह भी आप लोग का उत्तर सही है। तो 1 नंबर जो है स्कीमा वो एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, अभी तक तो हमने यही पढ़ा, अवलोकन अधिगम तो हमने पढ़ा ही नहीं, अनुबंधन तो पढ़ा ही नहीं और प्रबलन पढ़ा ही नहीं। सही आंसर क्या है बेटा, 1। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है ना, उसको किसी ने सिखाया तभी बेटा वह हाथ से दाल चावल खाना सीख लिया। अब जब भी उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है, क्योंकि यह चीज तो सीख लिया है। उसने चीजों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल को डाइस कर लिया है। पहला है एकोमोडेशन यानी समायोजित, दूसरा है एसिमिलेशन यानी अनुकूलित, है ना, तीसरा है एप्रोप्रिएट यानी समुचितता, और चौथा है अंगीकार। हमने 3 और 4 तो पढ़ा ही नहीं है अब तक। आपको कंफ्यूजन या तो 1 में हो रहा होगा या 2 में हो रहा होगा। हमने आपको शुरू में ही बताया था बेटा कि जब तक वह अपने स्कीमा में बदलाव नहीं करेगा, परिवर्तित नहीं करेगा, है ना, मॉडिफाई नहीं करेगा, तब तक समायोजन नहीं होगा। और यहाँ पर तो वो कर ही नहीं रहा है ना, कुछ ना मॉडिफाई कर रहा, ना परिवर्तित कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। हमने उसे जैसा सिखाया, जब भी उसे दाल चावल मिलता है वह उसी तरीके से खाने लगता है। तो इसका मतलब क्या कर लिया वो अपने स्कीमा में, एकदम सही आंसर है बेटा, क्या कर लिया है, अनुकूलित यानी एसिमिलेट कर लिया है, एसिमिलेटेड कर लिया है। अनुकूलित यानी जिसे हम लोग एसिमिलेशन कहते हैं, आत्मसातकरण कहते हैं। आत्मसातकरण को कहीं कहीं इस नाम से भी लिखा गया है, तो घबराना नहीं है बेटा कि ये नाम तो हमने आपको बताया ही नहीं, है ना, घबराना नहीं। अगर आप इंग्लिश देखेंगे तो आपका इंग्लिश वही लिखा हुआ है, एसिमिलेटेड यानी वही होता है आत्मसातकरण। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं अब हम अगली स्लाइड पर। समझ में तो आ रहा है ना। अब हम देखेंगे संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं। शुरू में जो हम यह सिद्धांत पढ़ रहे थे जीन प्याजे का, उसका नाम था जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को 4 अवस्था में डिवाइड किए थे। कितने अवस्था में बेटा, 4 अवस्था में। अब वो हम सभी अवस्थाओं को बारी बारी से देखेंगे। पहला अवस्था है संवेदीगामक या इंद्रिय गतिक अवस्था यानी सेंसोरी मीटर स्टेज। यह बच्चे में 0 से 2 वर्ष तक के बच्चों में होता है। पहला कौन सा अवस्था था, संवेदीगामक या इंद्रिय गतिक अवस्था। इसकी उम्र सीमा कितनी है, 0 से 2। याद कर लेना है, यहां से प्रश्न भी पूछे गए हैं और इस परीक्षा में भी पूछे जाएंगे, क्योंकि कई शिफ्टों में परीक्षा हो रही है और क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे ही जाएंगे, इसलिए वह कई सारे प्रश्न बनाएंगे। तो कहां से बनाएंगे, यही सब प्रश्नों को लेकर वो प्रश्न तैयार करेंगे, है ना, इसी सब चीजों को लेकर। तो पहला अवस्था को याद रखना है, संवेदीगामक या इंद्रिय गतिक अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष तक के अवधि में होता है। दूसरा अवस्था का नाम है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 से 7 वर्ष तक के बच्चों में होता है। अगला है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष तक के बच्चों में होता है। और चौथा है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कहीं कहीं आपकी किताब में या कहीं कहीं किसी किताब में 11 से ऊपर वर्ष लिखा होगा और किसी किसी किताब में 11 से 15 वर्ष लिखा होगा। तो हम जनरली 11 से 15 वर्ष मानकर चलेंगे। अगर आपके परीक्षा में 11 से ऊपर लिखा आए औपचारिक या अमूर्त, तो वह इसका सही उत्तर है, उसे भी टिक
कर सकते हैं, है ना। दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं मिलेगा आपके परीक्षा में, घबराना नहीं है बेटा। तो ये चारों अवस्था का नाम तो रटा जाना चाहिए बेटा, अभी ही रट लो मन ही मन, क्योंकि अब आपके पास तो समय रहा नहीं, यहां से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे पेपर 1 या पेपर 2 किसी भी परीक्षा में, दोनों परीक्षाओं में, चाहे पेपर 1 की परीक्षा हो या पेपर 2, एक क्वेश्चन फिक्स है बेटा, यहां से रहेंगे। तो क्या था बेटा पहला अवस्था, संवेदी गामक या इंद्रिय गतिक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मेरे साथ साथ आप भी बोलते चलो, संवेदी गामक या इंद्रिय गतिक अवस्था कितने वर्ष, 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा, है ना बेटा। अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। अब देखिए, ये जो अभी हम अवस्था के बारे में पढ़े, कौन कौन सी अवस्था था। पहला अवस्था का नाम था सेंसोरी मीटर यानी संवेदी गामक, दूसरा था पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा था मूर्त संक्रियात्मक, और चौथा था बेटा क्या नाम था उसका, औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यह सारी अवस्था जो है एक क्रम में चलेगा, है ना। जितना हमने जो अवस्था देखा था, ये सब चरण जो है एक क्रम, जितने भी अवस्था हमने देखा वो सब एक क्रम में चलेगा। कहने का मतलब यह हुआ कि बच्चा सबसे पहले संवेदी गामक में आएगा, उसके बाद ही बच्चा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि बच्चा डायरेक्ट संवेदी गामक से डायरेक्ट मूर्त में आ जाएगा और फिर पूर्व में जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो ये सभी चरण जो है अपने जगह पर स्थिर है, वह बदल नहीं सकता है, अपने जगह पर ही वो सभी चरण रहेंगे, है ना। तो यहां पर आपने क्या देखा कि यह सभी चरण एक क्रम में ही चलेगा, मतलब अपने जगह पर फिक्स रहेंगे, और एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरे के बाद ही चौथा में चलेंगे। दूसरी बात जो जीन पियाजे के द्वारा कहा गया था, बताया गया था, वह यह बताया था कि यह जितनी अवस्था है ना वह सब स्टेज में चलेगी। किस में चलेगी बेटा, स्टेज में। बाद में इनका क्रिटिसाइज हुआ था, है ना, आगे चलकर। तो किस में चलेगी, ये स्टेज में चलेगी। स्टेज कहने का क्या मतलब होता है उसे समझते हैं। स्टेज कहने का मतलब हुआ कि हमारा जो कुछ ऐसी संज्ञानात्मक विकास है जो पहले अवस्था में हो जाएगी, फिर हमारा संज्ञानात्मक विकास कुछ समय के लिए रुक जाएगा, फिर अगले जो अवस्था है उसमें होगी, फिर रुक जाएगा, फिर अगली अवस्था में, मतलब रुक रुक के हमारा जो है संज्ञानात्मक विकास होगा। इसलिए इन्होंने बताया था कि क्या होता है, हमारी जितनी भी अवस्था है वह सभी अवस्था चरण वाइज चलती है, मतलब स्टेज वाइज चलती है ना। जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ता है वैसे वैसे हमारी अवस्था चरण में चलती रहती है, मतलब रुक रुक के आगे बढ़ती रहती है ना बेटा। उम्मीद करते हैं चीजों को आप समझ रहे होंगे। बढ़ते हैं अब हम आगे। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में होगा। अब देखिए, संज्ञानात्मक विकास की जगह खाली है, अवस्था में है। अभी आपने जस्ट पढ़ा, रिमाइंड करो, अपने दिमाग पर जोर डालो और बताओ तो 2 से 7 वर्ष, अभी हमने पूर्व संक्रियात्मक में जो पढ़ा था वह तो यही पढ़ा था ना, 2 से 7। तो मुझे तो ऊपर में ही इसका आंसर मिल गया, ऑप्शन 1 जो है इसका सही आंसर है। औपचारिक का हमने क्या पढ़ा, 11 से 15 या फिर 11 से ऊपर। मूर्त में हमने क्या पढ़ा, 7 से 11, और संवेदी गतिक या संवेदी गामक में हमने क्या पढ़ा, 0 से 2 वर्ष। देख रहे हैं ना कितना इजीली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है। देखिए, ये सब उनकी अवस्था के बारे में चर्चा करता है। तो हमने जो अवस्था के बारे में, जो उसका विकासात्मक अवस्था था, उसके बारे में हमने तो यही पढ़ा। क्या पढ़ा था हमने, एकदम सही, आप जो सोच रहे हैं वही इसका आंसर भी है। क्या पढ़ा था हमने कि जितने भी अवस्था वो किस में चलता है बेटा, वह चरण में चलता है, स्टेज में चलता है। तो ये पहला ग्राफ ही हमारा सही है। विकास और आयु के अनुसार जो यहाँ पर दिखाया गया, पहला जो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इस आलेख को, यह है आपका संवेदी गामक, दूसरा है आपका पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा है बेटा ये आपका मूर्त, और चौथा औपचारिक या अमूर्त। ये सब स्टेज में चल रही है, एकदम ये ग्राफ सही है। तो सही आंसर क्या है, 1 है। देखिए किस तरह से क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं और पूछे भी जाएंगे। ठीक है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है और चौथा गलत है, ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा है ना। अब आगे देखते हैं, और सभी
अवस्था के बारे में, सभी अवस्था की विशेषताओं को हम देखेंगे, क्योंकि इस विशेषताओं से भी कई प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे ही गए हैं, है ना। कुछ प्रश्न को भी हम आगे देखते चलेंगे, एक एक स्लाइड्स के बाद समझेंगे और कुछ क्वेश्चंस को भी हम आगे देखेंगे। उम्मीद करते हैं आप अच्छे तरीके से चीजों को समझ भी रहे हैं। तो संवेदी गामक या इंद्रिय गतिक अवस्था का जो पहली विशेषता है वह आपको शुरू में ही पढ़ा था, आपने समझ लिया था कि यह अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक के बच्चों में पाई जाती है। तो आपसे अगर पूछ रहा है जीन पियाजे के अनुसार 0 से 2 साल या जन्म से 2 साल के बीच कौन सी अवस्था होती है, तो आप इजीली बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं बेटा? संवेदी गामक या इंद्रिय गतिक अवस्था, है ना बेटा। तो सही इसका आंसर आपको अभी मिल गया, क्या? जन्म से 2 साल। दूसरा क्या है, इस अवस्था में इंद्रिय गतिक से तो क्लियर हो रहा है ना कि बच्चा अपने इंद्रियां के माध्यम से सीखेगा। बच्चे सूंघ कर सीखेंगे, बच्चे स्वाद लेकर सीखेंगे, है ना। अब बच्चे कैसे सीखते हैं उस चीज को देखेंगे। आपके घर में भी ये छोटे बच्चे होंगे, है ना। आप उन बच्चों के पास आग को लाइएगा तो पहली बार वह बच्चा आग को पकड़ने की कोशिश करता है। जैसे ही वह आग को पकड़ता है बच्चा का हाथ जलता है, और अगली बार जैसे ही उसके सामने वह आग लाइए बच्चा उससे भागता है। क्यों? क्योंकि बच्चा जो है अब वह सीख गया है अपने इंद्रियां। इंद्रियां क्या है? त्वचा तो आपकी ज्ञान इंद्रियां ही है, नाक आपका ज्ञान इंद्रियां ही है, आंख आपका ज्ञान इंद्रियां ही है ना, कान आपकी ज्ञान इंद्रियां ही है। तो त्वचा से वह महसूस कर लिया कि वह चीज जलनशील है और उससे हमें क्या होती है? पीड़ा होती है। और बच्चा वह आग जैसे ही देखेगा वो भागेगा। तो आप जो दूसरा अवस्था देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं? बच्चा यहाँ इंद्रियों की सहायता से सीखता है ना। अनुकरण करके, नकल करके भी सीखेगा बच्चा। आप जैसा करेंगे बच्चा भी उसी तरह से करने की कोशिश करेगा, है ना। बच्चा स्वाद लेकर भी सीखेगा। आप इस बच्चे को पहली बार दवा पिलाइए, बच्चा को अगर यह दवा कड़वा लगता है और अगली बार जैसे ही वो दवा देते हैं उसके मुंह में, वह बच्चा दवा लेना छोड़ देता है, वो पीता ही नहीं है। वो एकदम इस तरह से करेगा जैसे वो दवा पीना ही नहीं चाहता। तो बच्चे ने तो सीख लिया यहाँ ना, सीख लिया ना यहाँ। तो कैसे सीखा? ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। एक और उदाहरण समझते हैं। ये छोटे से बच्चे को जब आप दूध देते हैं पीने तो बच्चा दूध पीता है, लेकिन जैसे ही इस बच्चे को चाय की आदत लग जाती है, घर में छोटे बच्चे होते हैं जनरली चाय की आदत लग ही जाती है, तो बच्चा चाय जैसे ही पीने लगता है, ठीक है, और उसकी मम्मी बच्चे को डांटती है, बच्चा सुनता भी नहीं है ना, बच्चे रोना शुरू कर देता है, तो मजबूरन में उसकी मम्मा को चाय देना पड़ता है। और जैसे ही उसकी मम्मा छुपाकर चाय में दूध मिला देती है और बच्चा जैसे ही वह पीता है तो तुरंत फेंक देता उसको। बच्चा कैसे सीख लिया? बच्चा स्वाद लेकर सीख लिया। मतलब इसका जीव ज्ञान इंद्रियां है और उसकी मदद से बच्चे में सीखने की शैली विकसित हो गई, है ना। तो बच्चा ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से मुख्य रूप से सीखता है, साथ ही साथ अनुकरण करके भी सीखता है। बच्चे दूसरे को देखते हैं कि जिस तरीके से वो करते हैं तो बच्चा भी कोशिश करता है कि हम भी वैसा करें। अगली जो विशेषता है वह यह है कि बच्चे में गतिक विकास। गतिक कहने का मतलब होता है बच्चे के शरीर से संबंधित कोई अन्य भाग, उससे संबंधित विकास को हम लोग गतिक या क्रियात्मक विकास कहते हैं। चाहे उसका हाथ हो, चाहे उसका पैर हो। कहने का मतलब बच्चा रेंगना सीख जाएगा, बच्चा चलना सीख जाएगा, बच्चा फेंकना सीख जाएगा, बच्चा कुछ चीज को उठाना सीख जाएगा, बच्चा थोड़े बहुत दौड़ना सीख जाएगा, है ना। ये सब चीज सीख जाता है तो बच्चे के अंदर गतिक विकास आ गई होती है, बच्चे के अंदर गतिक विकास हो गया होता है ना। तो ये सारा चीज हो जाता है। तो संवेदी गामक में हमने अभी क्या देखा कि बच्चे 0 से 2 साल के बीच वाले बच्चे को हम इंद्रिय गतिक अवस्था वाले बच्चे कहेंगे। बच्चे अनुकरण के माध्यम से, बच्चे इंद्रियों की सहायता से सीखता है और साथ ही बच्चे में गतिक विकास भी आती है। अब हम आगे देखेंगे। आगे यह है वस्तु अस्थायित्व। मतलब बच्चे का इंद्रिय गतिक अवस्था में जो अगली विशेषता है वो है वस्तु अस्थायित्व। मतलब क्या हुआ कि बच्चों में वस्तु अस्थायित्व का विकास विकसित हो जाता है, वस्तु अस्थायित्व का विकास आ जाता है, उसका गुण बच्चों के अंदर आ जाता है। यहां से भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे गए हैं, इसको समझिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। वस्तु अस्थायित्व होता क्या है उसे समझते हैं। वस्तु अस्थायित्व कहने का मतलब होता है, यहाँ एक फिगर दी गई है उसके माध्यम से अब आप समझने की कोशिश करिएगा। बच्चे एक गेंद से खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। अब हम क्या करते हैं कि बच्चे के हाथ से गेंद लेकर उस गेंद को छुपा देते हैं,
है ना। और बच्चा अगर गेंद के बारे में, गेंद को लेकर बच्चा अगर नहीं खोज रहा है या बच्चा नहीं रो रहा है, तो इसका मतलब बच्चों के अंदर वस्तु अस्थायी तो नहीं आया है। लेकिन जैसे ही बच्चा उस गेंद को खोजने लगेगा, बच्चा रोने लगेगा, बच्चा इस तरह से करने लगेगा कि जब तक आप उसे वही गेंद लाकर नहीं देंगे, बच्चा तब तक चुप नहीं होगा। इसका मतलब गेंद को लेकर उसके दिमाग में वस्तु अस्थायित्व का विकास विकसित हो चुका है, यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस आ चुका है। उम्मीद करते हैं आप इस चीज को समझ चुके होंगे। वस्तु अस्थायित्व का विकास बच्चे की कौन सी अवस्था में हो जाती है बेटा? संवेदी गामक या इंद्रिय गतिक अवस्था में बच्चों के अंदर वस्तु अस्थायित्व का विकास हो जाता है ना। बच्चे के हाथ से जैसे ही हम गेंद हटाएंगे, है ना, बच्चा अगर उस गेंद को खोजना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया, सर पटकना शुरू कर दिया कि मुझे वो गेंद ला कर दो, नहीं तो मैं चुप नहीं होऊंगा, इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चों के अंदर वस्तु अस्थायित्व का विकास हो चुका है ना बेटा। तो वस्तु अस्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस का विकास हो जाता, उसका गुण विकसित हो जाता है संवेदीगामक अवस्था में। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, एक वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? देखिए यहां पर पहला हिंट्स आपको यहां मिला, एक वर्ष का शिशु है, और जब आप ऑप्शन देखते हैं तो आपको इससे तो पता लग जाता है कि अरे ये तो हमने पियाजे के सिद्धांत में पढ़ा और पियाजे से ही क्वेश्चन आया है। इसका मतलब एक वर्ष का जो शिशु होगा वह संवेदी गामक में होगा, सेंसोरी मोटर स्टेज में होगा, है ना। और इस स्टेज में बच्चा अपने ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से सीखता है, आंख से, कान से, हाथ से, मतलब त्वचा से, इस सब चीज के माध्यम से बच्चा सीखता है। तो इसका मतलब क्या होगा? एकदम सही, आप जो सोच रहे हैं वो एकदम सही आंसर है। इसका सही आंसर है बेटा डायरेक्ट ऑप्शन नंबर 3। ये मूर्त क्या है, पूर्व क्या है, अमूर्त क्या है, हम आने वाले स्लाइड्स में इसकी विशेषताओं को देखेंगे। अभी देखें कि अगर आप थ्योरी को अच्छे से समझ चुके होते हैं तो किस तरीके से आप इजीली जवाब भी दे पाते हैं, है ना। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, है ना बेटा। अब हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। अगला स्लाइड्स में हम देखेंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता के बारे में। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की जो पहली विशेषता है वह है 2 से 7 वर्ष। मतलब क्या हुआ कि बच्चों के जो बच्चे का उम्र होता है वह 2 से 7 वर्ष होता है। कौन से? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे का उम्र सीमा कितनी है? 2 से 7 वर्ष। 2 से 7 वर्ष। अगला है, जो अगली विशेषता है वह यह है, बच्चों जो हैं वह निर्जीव चीज को सजीव समझता है, मतलब एनिमिज्म होता है। एनिमिज्म कहने का मतलब बच्चे को हर एक निर्जीव वस्तु सजीव लगता है। उसे लगता है बादल हो, चाहे आपका किवारी हो, है ना, चाहे आपका पत्थर हो, चाहे टेबल हो, चाहे बेंच हो, हर कुछ में प्राण होता है, बच्चा यह समझता है। किस अवस्था के बच्चे? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे यह समझते हैं। तो बालक निर्जीव वस्तु को क्या समझने लगता है बेटा? सजीव समझता है। अब देखिए कैसे, 2 से 7 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, अगर उसे चोट लग जाता है और रोते हुए आपके पास आता है, आप जब उससे पूछते हैं कि बेटा क्यों रो रहे हैं, क्या हुआ, किसने मारा, तो बच्चे इशारा करता है टेबल की तरफ कि उससे मुझे चोट लग गई। आप उठते हैं और टेबल को जाकर एक थप्पड़ लगा देते हैं। बच्चा खुश हो जाता है और चुप हो जाता है, क्योंकि बच्चे को लगता है कि हमें जितना पीड़ा हुई उस टेबल को भी उतना ही पीड़ा हुआ होगा, है ना। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे हर एक निर्जीव वस्तु को सजीव समझता है, इसलिए अब वो बच्चा क्या हो गया? चुप हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको जो है यह विशेषता याद हो गया होगा, है ना। बच्चों में भाषा का विकास हो गया होता है, मतलब बच्चे में जो भाषा का विकास होता है वह हो जाता है अच्छे तरीके से। बच्चे भाषा सीख जाते हैं, बोलने भी लग जाते हैं ना, वाक्य बनाने लग जाते हैं। इस अवस्था में बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। अहम केंद्रित का मतलब होता है कि बच्चे अपनी जिद मनवा के रहते हैं, है ना। बच्चे अपनी जिद को मनवा के रहेंगे। अगर उसे खिलौना चाहिए तो आपको लाकर देना होगा। बच्चे को जो भी चीज चाहिए वह लाकर देना होगा। मतलब बच्चे ईगो सेंट्रिज्म होते हैं, अहम केंद्रित होते हैं। बच्चे इस अवस्था में दिखावा मतलब प्रिटेंड प्ले करते हैं। प्रिटेंड प्ले कहने का मतलब हुआ कि बच्चे प्रतीकात्मक विचार बच्चों के अंदर आ जाता है। क्या आ जाता है? प्रतीकात्मक विचार आ जाता है। कहने का मतलब यह है कि बच्चे प्रतीक के माध्यम से भी चीजों को सीखने लगते हैं, करने लगते हैं। जैसे प्रिटेंड प्ले का मतलब होता है कि बच्चे लकड़ी को मोबाइल बनाकर बात करेंगे। कुछ बच्चे जो है पापा बन जाएंगे, कुछ लड़कियां जो है मम्मा बन जाती है, कुछ उसमें से डॉक्टर बन जाएंगे, कुछ उसमें से वकील बन जाएंगे। तो ये सब बच्चे दिखावा करने लगते हैं। कौन सी अवस्था में बेटा?
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। तो यह सभी विशेषताओं को एकदम याद रखना है। विशेषताओं के अंदर से काफी ज्यादा क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे। आगे देखते हैं, बच्चे के अंदर जो ध्यान केंद्रित करने की जो प्रवृत्ति होती है वह एक ही जगह फोकस होता है, मतलब बच्चे के अंदर सेंट्रेशन होता है, बच्चे सेंटरिंग होते हैं। सेंटरिंग कहने का मतलब बच्चे एक बार में एक ही चीजों पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। सेंट्रेशन का मतलब बच्चे एक बार में एक ही चीजों पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। अब जब बच्चे को हम कुछ इस तरह की तस्वीर दिखाते हैं और बच्चे से पूछते हैं कि बेटा इस दोनों में से सबसे ज्यादा बिंदु किस में है ना, तो बच्चे बिना सोचे तुरंत इसकी लंबाई को देखते हैं और बता देते हैं कि सर इसमें सबसे ज्यादा बिंदु है। जबकि ऐसा नहीं है। अगर बच्चे गिनते 1 2 3 4 5 6 7 और 2 2 4 2 6 1 7, जबकि दोनों में बराबर है ना, लेकिन बच्चे डायरेक्ट इसे देखे और बच्चे तुरंत बोल दिए कि सर इसमें ज्यादा बिंदु है। मतलब क्या हुआ, बच्चों में ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति है, मतलब एक बार में वह एक ही चीजों पर ध्यान केंद्रित कर पाता है ना। बच्चे को जब हमने ये दिखाया तो बच्चे इसकी लंबाई को देखें, लेकिन इसमें जो बिंदु है उस बिंदु को बच्चे काउंट नहीं किए, मतलब एक बार में बच्चे एक ही चीज पर फोकस करके इसका उत्तर बता दिए, है ना। तो ये भी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की ही विशेषता है, मतलब इस अवस्था में बच्चों में जो है ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति रहती, मतलब एक बार में एक ही चीजों पर ध्यान केंद्रित कर पाता है। उसके बाद बच्चे इरिवर्सिबिलिटी होते हैं। इरिवर्सिबिलिटी कहने का मतलब होता है कि उसके अंदर पलटवारी का अभाव रहता है। कहने का क्या तात्पर्य हुआ कि बच्चे को हम यह बता रहे हैं कि यह पानी बर्फ बन सकता है, तो बच्चे फिर अपने आप यह नहीं सोच सकते हैं कि बर्फ जो है पानी भी बन जाएगा, है ना। यही पानी बर्फ बना और यही बर्फ पानी भी बन सकता है। बच्चों के अंदर इस चीज का अभाव रहता है, बच्चे इस चीज पर नहीं सोच पाएंगे, बच्चे इस चीज के बारे में नहीं थिंक कर पाते हैं, है ना। तो इसका क्या होता है, अभाव होता है। पलटवारी का क्या होता है बेटा, अभाव रहता है ना। आगे अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है। पूर्व मतलब प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक या क्रियात्मक एक ही बात है। क्या हम वर्तुल प्रतिक्रिया पढ़े? बिल्कुल नहीं पढ़े। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार पढ़े हैं? बिल्कुल नहीं पढ़े हैं। विलंबित अनुकरण पढ़े हैं? बिल्कुल नहीं पढ़े हैं। विचारों की अनुत्क्रमणीयता, मतलब बिल्कुल ये चीज तो हमने पढ़ा ही है, तो ये तो विशेषता है, उसके विचार की अनुत्क्रमणीयता रहती है। अभी जस्ट हम पिछले स्लाइड्स पर आते हैं और समझते हैं। देखिए बेटा, इरिवर्सिबिलिटी लिखा हुआ है ना कि पलटवारी का अभाव, तो वही चीज तो यहां भी लिखा हुआ है। विचारों की अनुत्क्रमणीयता मतलब इरिवर्सिबिलिटी रहता है उसके अंदर, उसके विचार जो है पलट नहीं पाता है, वह एक बार में एक ही चीजों पर फोकस कर पाता है। उसे यह लगता है कि बर्फ पानी बन सकता है तो पानी बर्फ नहीं, या वह यह सोचता है कि पानी बर्फ बन सकता है तो बर्फ पानी नहीं, है ना। तो वह एक बार में एक ही चीज की तरफ वह सोच पाता है, यानी उसके विचारों में क्या रहती है, अनुत्क्रमणीयता रहती है। तो यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या पूर्व क्रियात्मक अवस्था के बच्चे को यह क्या करता है, विशेषित करता है, मतलब इसकी क्या हो गई, यह विशेषता हो गई। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। चलते हैं हम अगले स्लाइड की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्याजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। बिल्कुल सही है, बच्चे याद तो नहीं रख पाते हैं। जैसे हमने अभी क्या बताया आपको कि पानी बर्फ बन सकता है, लेकिन बच्चे ये नहीं सोच सकते हैं कि बर्फ पानी बन सकता है ना। निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है ना। तो किसको जिम्मेदार ठहराया है, बच्चे सोच नहीं पाते। परिकल्पित निगमनात्मक तार्किकता की योग्यता, ऐसा हमने पढ़ा नहीं पढ़ा, हम लोग आने वाले स्लाइड्स में इसको देखेंगे। व्यक्तिगत कल्पित कथा, क्या ऐसा पढ़ा? बिल्कुल नहीं पढ़ा। विचारों की अनुत्क्रमणीयता, यही जिम्मेदार है, इसी के वजह से बच्चा जो है याद रखने में असमर्थ होते हैं, चीजों को अनुमोदन करने में असमर्थ होते हैं, मतलब पलट नहीं पाता है ना। अनुत्क्रमणीयता का मतलब होता है पलट नहीं पाता है, पलट ना सकता है वो बच्चा। यानी बच्चे एक बार में एक ही चीज को समझ पाता है कि बर्फ पानी बन जाएगा या फिर पानी बर्फ बन जाएगा, लेकिन बर्फ पानी नहीं। तो यही बच्चों में असमर्थता रहती है, मतलब विचारों की अनुत्क्रमणीयता रहती है, बच्चा पलट नहीं सकता है। चौथा है उच्च स्तर की अमूर्त तार्किकता की कमी, ऐसा भी नहीं है ना बेटा। तो सही आंसर क्या है, अभी हमने जस्ट पढ़ा, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, और आप लोग भी एकदम सही कमेंट कर रहे हैं। बढ़ते हैं
अगले स्लाइड की तरफ और आगे हम देखते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की एक और विशेषताओं को, वह है संरक्षण यानी कंजर्वेशन। ये क्या होता है उसे हम समझते हैं। संरक्षण का अभाव रहता है ऐसे बच्चों के अंदर, ठीक है। किसका अभाव रहता है? संरक्षण का अभाव रहता है, कंजर्वेशन का अभाव रहता है। मतलब बच्चे के अंदर इस चीज का अभाव होता है। ये होता क्या है उस चीज को अब हम समझते हैं। देखिए एक उदाहरण देते हैं। बच्चों को हमने दो बीकर को दिखाया, एक समान बीकर को हमने क्या कर दिया, दिखाया। दोनों बीकर एक एक लीटर का है जिसका पेंदी क्या है, चौड़ा है, और एक एक लीटर का और बीकर है जिसका पेंदी कम चौड़ा है। तो कम चौड़ा होगा तो वो तो लंबा होगा, ये बात तो आप समझ रहे हैं। तो हमने बच्चों को यह बीकर दिखाया, पहले हमने ए और बी बीकर को दिखाया और दोनों में हमने एक एक लीटर पानी भर दिया। अब हम क्या करते हैं कि एक बीकर का पानी ये पतले बीकर है जिसका पेंदी जो पतला है उसमें डालते हैं। यह भी एक ही लीटर का है। तो जैसे ही हम इसमें डालते हैं और बच्चे से पूछते हैं कि बताओ बेटा ए और सी यानी ये पतली बीकर और जो चौड़ी पेंदी वाली बीकर है, इस दोनों में से किस में ज्यादा पानी है, तो बच्चा तुरंत जवाब दे देता है कि जो पतला बीकर है उसमें ज्यादा पानी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बच्चे में कंजर्वेशन का अभाव है, बच्चे नहीं सोच पाए। जबकि हकीकत क्या था कि यही एक लीटर पानी तो हमने इसमें डाला, मतलब यह भी एक लीटर था, यह भी एक लीटर था। मतलब बच्चे तो यह बोल पाते ना कि दोनों में बराबर था, लेकिन इस अवस्था के बच्चे यह नहीं बोल पाते। कौन सी अवस्था के? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे इस बातों को नहीं बता पाते, मतलब वह असमर्थता व्यक्त करते हैं, उसको इसमें बताने में कठिनाई होती है ना बेटा। इस चीज को वह क्लियर तरीके से नहीं बता पाते हैं, डिसेंटरिंग रहते हैं बच्चे, डिसेंटरिंग हो जाते हैं। तो यहां पर संरक्षण का क्या हो जाता है, बच्चों के अंदर अभाव रहता है। अगर होता तो बच्चे क्लियर बता देते कि नहीं सर दोनों में तो बराबर ही पानी है ना। तो उम्मीद करते हैं आप संरक्षण के सिद्धांत को यानी संरक्षण के बारे में भी आप समझ चुके होंगे। तो इस चीज का बच्चों के अंदर अभाव रहता है। कौन सी अवस्था के बच्चों के अंदर? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के अंदर। अब हम आते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, है ना। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में अब हम देखेंगे कि यह अवस्था जो है बच्चों के अंदर 7 से 11 वर्ष तक के बच्चों में पाया जाता है। और इस अवस्था में बच्चे विकेंद्रित होते हैं, मतलब डिसेंटरिंग होते हैं। डिसेंटरिंग का मतलब एक साथ दो चीजों पर अब फोकस कर पाता है। यानी इस अवस्था के बच्चे से अगर हम इसी फोटो को दिखाते हैं 7 से 11 वर्ष तक के बच्चों को और पूछते हैं कि बेटा बताओ इस दोनों में से किस में ज्यादा बिंदु है, तो बच्चे एक साथ दोनों चीजों पर फोकस करेंगे, मतलब उसका ध्यान केंद्रित नहीं रहता है, अब विकेंद्रित हो जाता है। बच्चे इसकी लंबाई के साथ साथ इसके अंदर जो बिंदु है उसे भी देखते हैं और बताते हैं कि नहीं सर दोनों में तो बराबर ही बिंदु है। मतलब बच्चा डिसेंटरिंग हो गया। बच्चे अब इस चीजों को इजीली समझ पाए, बच्चे को अब यहां पर समझने में कठिनाई नहीं होती है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की जो पहली मुख्य विशेषता थी वह था कि बच्चे इसमें क्या हो जाते हैं, विकेंद्रित हो जाते हैं। बच्चे एक बार में एक से ज्यादा चीजों पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। ठीक है बेटा, एकदम बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले स्लाइड की तरफ। अगला है पलटवारी। वहां पर पलटवारी का अभाव होता है, लेकिन बच्चों के अंदर यहां पलटवारी आ जाता है। मतलब क्या हुआ कि बच्चे यहां पर यह तुरंत बता पाएंगे कि अगर बर्फ पानी बन सकता है तो पानी भी बर्फ बन सकता है, या पानी बर्फ बन सकता है तो बर्फ भी पानी बन सकता है। बच्चों के अंदर इस चीज का विकास हो जाता है, यानी पलटवारी का जो विकास है वह आ जाता है। साथ ही साथ बच्चों के अंदर जो संरक्षण का सिद्धांत है वह विकसित हो जाते हैं। यानी बच्चों को अब जैसे ही हम इस तरह का सवाल पूछेंगे कि बेटा बताओ इस बीकर में ज्यादा पानी है या ये पतले बीकर में ज्यादा पानी है, तो बच्चा तुरंत बोल देगा कि सर आप हमें बेवकूफ बनाते हैं, है ना, कि दोनों बीकर में तो सर समान ही तो पानी है, क्योंकि वही 1 लीटर का पानी तो आप उस पतले बीकर में डालें, है ना। तो बच्चे के अंदर संरक्षण का क्या आ जाता है, विकास आ जाता है। संरक्षण मतलब भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं, चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाए। इसका क्या मतलब हुआ कि जो पानी की मात्रा है वह तो वही रहेगा, चाहे आप उस बीकर को पतला बना दीजिए, चाहे उस बीकर को और चौड़ा बना दीजिए, चाहे उस बीकर को और पतला बना दीजिए, बाहरी आकृतियां कुछ भी बदल जाएगा, लेकिन उसका जो भौतिक गुणधर्म है यानी जो जल है जो उसके अंदर
अमाउंट है वह समान ही रहेगा। मतलब बच्चों के अंदर संरक्षण का सिद्धांत विकसित हो जाता है। इससे पहले हमने क्या देखा कि वहां पर बच्चों के अंदर संरक्षण का सिद्धांत विकसित नहीं होता है, लेकिन यहां पर बच्चों के अंदर संरक्षण का सिद्धांत विकसित हो जाता है। उसके बाद हम एक क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन यह है कि एक शिक्षिका दो एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं। वह उन्हें दो भिन्न गिलासों में खाली करती है, जिसमें से एक लंबा है और दूसरा चौड़ा है। वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज्यादा है। देखिए यहां पर एक शिक्षिका क्या कह रही है कि दो एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं। वह उन्हें दो भिन्न गिलासों में खाली करती है, जिसमें एक लंबा है और दूसरा चौड़ा है, और बच्चों से उस गिलास की पहचान करने के लिए कहते हैं जिसमें जूस ज्यादा है, और बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं। प्रत्युत्तर कहने का मतलब हुआ कि बच्चे नहीं बता पाते, मतलब बच्चे यह बता पाते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज्यादा है। बच्चे जो प्रत्युत्तर दिए, बच्चे जो रिप्लाई दिए, प्रत्युत्तर का मतलब होता है बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं, बच्चे प्रत्युत्तर दे रहे हैं कि लंबे गिलास में जूस ज्यादा है, जबकि बच्चे ने क्या बताया, ये गलत बताया। बच्चे ये क्या बता दिए, गलत, जबकि जूस देखिए समान मात्रा में था, और एक चौड़े में एक कम, मतलब एक लंबे में गिलास में डालते हैं, और बच्चे से हमने पूछा तो बच्चा तुरंत जवाब दिया कि लंबे गिलास में जूस ज्यादा है। तो शिक्षिका के बच्चों को किस चीज में कठिनाई है ना। तो शिक्षिका के बच्चे को जो कठिनाई होती है, जो समस्या हो रही है, वह किस में हो रही, क्या समायोजन में, ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा। क्या अहम केंद्रिता में, ऐसा भी हमने नहीं पढ़ा। तो हमने क्या पढ़ा, विकेंद्रीकरण और पलटा भी पढ़ा। या तो आंसर 3 सही है या तो 4 सही है। आप तो दो ऑप्शन को एलिमिनेट तो कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। तो अब आप देखेंगे या तो 3 सही या 4 सही है। अब आप बताइए कौन सा सही लग रहा है। तो इसका जो सही उत्तर है, क्योंकि बच्चे को क्या हो रही है, यहां पर कठिनाई हो रही है। किस चीज में कठिनाई है, विकेंद्रीकरण में कठिनाई है। अगर बच्चे को विकेंद्रीकरण में कठिनाई नहीं होती तो बच्चे तुरंत बता देते, क्या बता देते कि सर या मैम दोनों गिलास में समान ही जूस है। तो बच्चे को कठिनाई विकेंद्रीकरण में हो रही है ना बेटा। तो सही आंसर जो इसका 28 का होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। 4 इसका आंसर नहीं है, रिवर्सिबिलिटी का आंसर इसका नहीं है। रिवर्सिबिलिटी में बच्चे को क्या होता है कि एक चीज तो बता पाते हैं दूसरे चीजों को बताने में, यानी यहां पर बर्फ पानी बन सकता है तो पानी बर्फ नहीं बन सकता है, तो वहां बच्चे को रिवर्सिबिलिटी का अभाव रहता है ना। या रिवर्सिबिलिटी होता है, बच्चे ये बता पाते हैं कि पानी बर्फ बन सकता है और बर्फ पानी भी बन सकता है, तो उस जगह पर रिवर्सिबिलिटी होता है। लेकिन बच्चे तो यहां नहीं बता पाते ना, उसे कठिनाई हो रही है। तो किस चीज में कठिनाई है, उसे विकेंद्रीकरण में कठिनाई है, मतलब वह ध्यान को विकेंद्रित नहीं कर पाते, वो एक ही जगह केंद्रित करते हैं, और लंबाई को देखकर बच्चे ने तुरंत बता दिया कि जो लंबे गिलास है उसमें जूस क्या है बेटा, ज्यादा है। अब अगले विशेषताओं को देखते हैं। ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की ही विशेषता है। सबसे इंपोर्टेंट यह विशेषता है, एकदम याद रखिएगा, यहां से कई बार क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो हम यह पढ़ने वाले हैं वह यह है कि बच्चे जो है यहां पर तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं, मतलब लॉजिकल थिंकिंग करना प्रारंभ कर देते हैं। किस चीज के बारे में, सिर्फ और सिर्फ भौतिक वस्तुओं को लेकर ही बच्चा लॉजिकल थिंकिंग कर पाता है। भौतिक वस्तु कहने का क्या मतलब हुआ कि जो वस्तु बच्चे देखते हैं उसी वस्तु के बारे में बच्चे सोच भी पाएंगे। जैसे यहां पर एक शिक्षिका बच्चे को पेंसिल के बारे में दिखा रही है, तो यह बच्चे भी उस पेंसिल के बारे में सोच पाएंगे। अगर इस पेंसिल को छुपा के अगर पेंसिल के बारे में बताती तो बच्चे कल्पना नहीं कर पाते। कहने का क्या मतलब हुआ कि बच्चे के अंदर तार्किक चिंतन आ जाता है। सिर्फ और सिर्फ भौतिक वस्तुओं को लेकर, भौतिक वस्तु हुआ कि जो उसके सामने है उसी चीज के बारे में बच्चा सोच सकता है, जो उसके सामने नहीं है उसके बारे में बच्चा बिल्कुल भी सोच नहीं सकता है बेटा, है ना। समझ गए। आपको क्वेश्चन अगर एग्जाम में ऐसे पूछ रहा है कि बच्चे तार्किक चिंतन प्रारंभ किस अवस्था में कर देते हैं, या बच्चे मूर्त वस्तुओं को लेकर तार्किक चिंतन कौन सी अवस्था में शुरू कर देते हैं, या किस अवस्था में आ जाता है, तो डायरेक्ट उत्तर देना है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जब तक आपके प्रश्न में अमूर्त शब्द नहीं लिखा हुआ मिले तब तक आप अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में नहीं पहुंचेंगे। किस अवस्था में रहेंगे, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ही, है ना। बच्चे तार्किक चिंतन कब करते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। मूर्त वस्तु को लेकर कब करते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, है ना बेटा। तो उम्मीद करते हैं आप इस विशेषताओं को भी समझ चुके हैं। अगला विशेषता है कि बच्चे वर्गीकरण करने लगते हैं। वर्गीकरण का कहने का मतलब होता है, अगर बच्चे को हम कुछ रेड फ्लावर, कुछ येलो फ्लावर अगर दे दे तो बच्चे जो है
एक जगह क्लासिफाई कर देंगे, रेड को एक जगह लगा देंगे, येलो को एक जगह लगा देंगे, है ना। तो बच्चे क्लासिफाई करने लग जाते हैं, वर्गीकरण करने लग जाते हैं। बच्चे चीजों को क्रमबद्ध तरीके से सजाने भी लग जाते हैं, मतलब बढ़ते क्रम में सजाने लग जाते हैं, घटते क्रम में भी सजाने लग जाते हैं। ठीक है बेटा, यानी बच्चे को अगर हम एक छोटा गेंद, फिर बड़ा गेंद, फिर बड़ा गेंद, फिर उससे बड़ा गेंद दे और बच्चे को बोलते हैं कि छोटा से बड़ा लगा दो या बड़ा से छोटा लगा दो, तो बच्चे क्रमबद्ध तरीके से उस चीज को लगा भी देंगे। बच्चों के अंदर आगमनात्मक तर्कना आ जाती है, बच्चे आगमन तर्क शक्ति का उपयोग करने लग जाते हैं। ये आगमन तर्क शक्ति क्या है? आगमन तर्क शक्ति का मतलब हुआ कि अगर हम बच्चे को उदाहरण बता दे तो बच्चे उससे नियम भी निकाल लेते हैं, बच्चे उस नियम को भी समझने लग जाते हैं। अगर हम बच्चे को उदाहरण दे देते हैं, उदाहरण समझा देते हैं, तो बच्चे उसके नियम को भी समझ जाएंगे। ठीक है, अगर हमने बच्चे को बता दिया 3 + 4 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 × 3 × 4 होता है, और इस तरह से कुछ और भी एग्जाम्पल दे दिए, तो बच्चे तुरंत नियम को भी समझ जाएंगे कि a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab ही होगा, है ना। तो बच्चे के अंदर आगमनात्मक तर्कना आ जाती है। कौन सी अवस्था में बेटा? अभी हम मूर्त संक्रियात्मक में चल रहे हैं और उसी की ये विशेषताएं को देख रहे हैं, है ना। तो उम्मीद करते हैं आप इस चीजों को समझ चुके हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले स्लाइड की तरफ। मैंने शुरू में ही बोला था थोड़ा सा वीडियो लंबा है, आप अगर पूरे देखे हैं तो ये बात मैं पूरी गारंटी के साथ बोलूंगा कि आपके परीक्षा में इस चैप्टर से प्रश्न नहीं छूटने वाले हैं। अब हम एक क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अब देखिए, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, क्या हमने ये पढ़ा? नहीं पढ़ा, हमने तो आगमनात्मक तर्क को पढ़ा, तो ये तो गलत हो गया पहला ऑप्शन। संरक्षण, कक्षा समावेशन, ये चीज तो हमने पढ़ा है, संरक्षण का तो सिद्धांत आ जाता है, कक्षा समावेशन भी बच्चे करने लग जाते हैं, मतलब एक साथ मिलजुल कर बच्चे पढ़ने लगते हैं। तो दूसरा एकदम सही है। देखते हैं तीसरा और चौथा। तीसरा है आस्तिक अनुकरण, ऐसा तो हमने पढ़ा नहीं। पदार्थ स्थायी, तो ये तो हमने नहीं पढ़ा। ये किसमें पढ़ा हमने? ये पढ़ा हमने संवेदी गामक में, तो इस अवस्था की विशेषताएं है नहीं। प्रतीकात्मक खेल, ऐसा तो हमने विचारों की अनुत्क्रम्यता, हमने तो ऐसा नहीं पढ़ा इस अवस्था। हमने किसमें पढ़ा था बेटा? जल्दी से कमेंट करके बताओ किसमें पढ़ा था हमने? ये पढ़ा था प्रतीकात्मक खेल, जहां हमने पेटेंट प्ले के बारे में बताया था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे ये सब करते हैं। तो सही आंसर है 8 का 2। देखिए, अगर आप इजिली चीजों को समझ चुके हैं तो कितने इजिली आप प्रश्न भी कर पा रहे हैं। तो 8 का जो सही उत्तर है बेटा वो है ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। अब हम देखेंगे औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताओं को। यह अवस्था जो है 11 से ऊपर साल तक के बच्चों में होती है, औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है बेटा, तो औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का जो पहला विशेषता है वह है कि बच्चों के अंदर अमूर्त सोच का विकास हो जाता है। मतलब अब जो चीज उसके सामने नहीं है उस चीजों के बारे में भी बच्चे सोच सकते हैं। अगर हम बच्चे को ग्रह के बारे में समझाए, बच्चे को चंद्रमा के बारे में समझाए, है ना, बच्चे को माउंट एवरेस्ट के बारे में समझाए, तो बच्चे समझ जाएंगे। लेकिन यही चीज बच्चे इससे पहले वाले अवस्था में नहीं समझ पाते थे, यानी मूर्त अवस्था में नहीं समझ पाते थे, और यहां बच्चे उस चीज को इजीली समझ पा रहे हैं, है ना। तो औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की जो मुख्य विशेषता है वह यह है कि बच्चे अमूर्त चिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं। मतलब जो वस्तु उसके सामने नहीं है उसके बारे में भी बच्चा सोच सकता है। दूसरा जो विशेषता है वह यह है कि बच्चे सृजनात्मक चिंतन भी करने लगते हैं। यह सृजनात्मक चिंतन क्या है समझिएगा। सृजनात्मक चिंतन कहने का मतलब यह हुआ कि बच्चे लीक से हटकर भी सोच सकते हैं। मतलब अपने तरीका से भी बच्चे सोचकर उसके बारे में बता सकते हैं कि अगर ऐसा नहीं होगा तो इस तरीके से यह हो सकता है। बच्चे अपने तरीकों से भी प्रश्नों का जवाब देने लगेंगे, मतलब अपने तरीके से चीज बताने भी लगेंगे, अपने तरीके से चीजों को लिखने भी लगेंगे, कहने भी लगेंगे। सृजनात्मक का मतलब होता है कि बच्चे के अंदर मौलिक विचार रहता है, मतलब अपना ओरिजिनल थॉट आपको बता पाएगा अपने ही तरीके से, अपने ही शब्दों में। जैसे अगर बच्चे को अगर हम कोई घटना को दिखाते हैं तो बच्चे उस घटना को अपने शब्दों में सुना रहे हैं, अपने तरीकों से सुना रहे हैं, तो मतलब बच्चे के अंदर सृजनात्मक चिंतन का विकास हो चुका है। और औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों के अंदर इसका विकास हो जाता है। बच्चे जो है
अभिकल्पनात्मक चिंतन करते हैं, है ना, मतलब कल्पना के बारे में, चीजों के बारे में सोचने लगते हैं। बच्चा कल्पना कर सकता है, बच्चा चीजों के बारे में सोच सकता है, बच्चा चीजों को सोचकर कोई काम को कर सकता है, सोचकर समझ सकता है। ये सारा काम बच्चे औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में करने लगते हैं। अगला है बच्चा वैज्ञानिक चिंतन यानी जटिल समस्या समाधान भी करने लगता है। मतलब बच्चे को अगर थोड़ा सा हम थ्योरी सब पढ़ा रहे हो, बच्चे को हम जटिल समस्या समाधान दे रहे हो, तो बच्चे समझ जाएंगे। जैसे न्यूटन का सिद्धांत समझा रहे हो तो बच्चे यहाँ समझ भी जाएंगे, साथ ही इसके प्रॉब्लम भी जो होंगे उसे भी सॉल्व कर पाएंगे। और अगला है बच्चे के अंदर निगमनात्मक तर्कना आ जाती है। मतलब बच्चे को अगर हम नियम बता दिए ना तो बच्चे अपने आप सारे एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि बच्चे के अंदर क्या आ जाता है, अमूर्त चिंतन की भावना आ जाती है, कल्पनात्मक चिंतन की भावना आ जाती है, और उसके आधार पर बच्चे कल्पना करके चीजों को सॉल्व कर लेंगे। तो अभी जो हमने देखा औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता, वो हमने क्या देखा, एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं। अमूर्त सोच, बच्चों के अंदर अमूर्त चिंतन का विकास होता है, सृजनात्मक चिंतन का विकास होता है, अभिकल्पनात्मक चिंतन का विकास होता है, बच्चे जटिल समस्या समाधान यानी वैज्ञानिक चिंतन करने लगते हैं, और बच्चों के अंदर निगमनात्मक तर्क शक्ति आ जाती है। ठीक है बेटा, उम्मीद करते हैं इस चीजों को आप अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। आगे देखते हैं। अब अगला जो है एक क्वेश्चन है और उसे हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन है, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है। देखिए, अभी आपने जस्ट पढ़ा इसके बारे में, अमूर्त जैसे ही लिखा है तो हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जाएंगे, तो संवेदी गतिक तो होगा नहीं, पूर्व संक्रियात्मक होगा नहीं, मूर्त संक्रियात्मक तो होगा नहीं, तो होगा कौन सा, तो होगा बेटा यहाँ पर औपचारिक यानी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। उसी का तो दूसरा नाम हमने पढ़ा है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। कोई दिक्कत नहीं है बेटा यहाँ समझने में, है ना। उम्मीद करते हैं आप चीजों को काफी अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड्स की तरफ और देखते हैं अगले क्वेश्चन को, है ना। इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं, कितना इजीली आपने सॉल्व कर लिया। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान वाला जोड़ा है ना। कौन सा एक सही, मतलब जो सही मिलान वाला है उसे टिक करना है। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में दिया है अनुकरण प्रारंभ। क्या आपने ये पढ़ा, अनुकरण कौन सी अवस्था में करता है बच्चा, बताइए बेटा, कौन सी अवस्था में बच्चा करता है। तो यह करता है किसमें, संवेदी गामक में। और यहां पर संवेदी गामक रहता तब शायद इस पर सोचते भी, लेकिन है ही नहीं तो इसके बारे में सोचना गलत है, मतलब ये ऑप्शन ही गलत हो गया। अगला है सहस्वावस्था, मतलब संवेदी गामक वाली अवस्था के बारे में बोल रहा है। तर्क का अनुप्रयोग कर पाता है, बिल्कुल नहीं, बच्चा तो यहाँ तर्क शक्ति लगाता ही नहीं है, बच्चा तो यहाँ अनुकरण के माध्यम से सीखता है, बच्चा तो यहाँ ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से सीखता है ना बेटा। तो यह तो ऑप्शन यहाँ ही गलत हो गया। अनुमान लगाने में बच्चा सक्षम होता है, बिल्कुल भी नहीं, बच्चा तो अनुमान भी नहीं लगा पाता है। अगला है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों के अंदर निगमनात्मक तर्कना यानी निगमनात्मक विचार आता है। ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा, हमने तो किसमें पढ़ा था, हमने तो इस चीजों को कहां पढ़ा था, निगमनात्मक तर्कना। बेटा जल्दी से सोचो और बताओ, बिल्कुल सही है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में हमने पढ़ा था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में हमने पढ़ा था। यह चीज भी क्या है, गलत है। तो अब तो ऑप्शन 4 बच रहा और वही सही है। देखिए क्या है ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 कह रहा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक बच्चा। बच्चा जो है कंजर्व कर पाता है, संधारण कर पाता है, यानी संरक्षण का सिद्धांत आ जाता है, और साथ ही बच्चा वर्गीकरण भी करने लगता है। संधारण का मतलब संरक्षण होता है बेटा, यहां पर आप कंजर्व लिखा हुआ है, आप देख लो इंग्लिश में कंजर्वेशन, कंजर्व से ही बना हुआ है ना। तो संधारण को या संरक्षण को एक ही बात है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा संरक्षण का सिद्धांत आ जाता है, साथ ही बच्चा चीजों को क्लासिफाई यानी वर्गीकरण भी करने लग जाता है ना। तो 12 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4। उम्मीद करते हैं बेटा काफी अच्छा लगा होगा वीडियो देखकर, और ये प्रश्न भी आप समझ चुके होंगे। ठीक है बेटा, और आपको यह वीडियो कैसा लगा आप एक बार आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। साथ ही आपको और क्या पढ़ना है वह भी आप कमेंट करके बताएंगे, है ना। और चैनल को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं बेटा तो सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर दे, साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दे, ताकि हर किसी के पास यह वीडियो पहुंच जाए और इसे अच्छे से समझ ले, है ना बेटा। उम्मीद करते हैं आप अच्छे तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी, और इस बार तो आप सीटेट में 4 ही डालेंगे, है ना। थैंक यू सो मच बेटा। यहां पर हमारा ये वीडियो खत्म होता है। आपके कमेंट के बाद हम अगले वीडियो जल्द से जल्द बनाएंगे। थैंक यू सो मच अगेन।